नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही 2025 के लिए हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते हैं, जिसमें हम लोग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस चैनल के लिस्ट में आपको उत्पाद सिपाही के जितने भी वीडियो इस चैनल पर डाले गए हैं उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट से जाके इसके और अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने यानी ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के जो है वह सहायक होता है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लोट जमने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में औसतन रक्त की मात्रा कितनी होती है? यानी एक वयस्क मानव में जो औसतन रक्त की मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो वह 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% रक्त होता है, जिसकी मात्रा औसतन 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम वह स्थान है जहां अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी यानी पैरासाइट के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है यह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिसे मादा एनोफ्लीज मच्छर फैलाती है। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन जो है वह केसीन है। कौन सा? तो केसीन है। केसीन दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है। यह पाचन के दौरान आसानी से दही में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों लंग्स का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़े का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फेफड़े श्वसन प्रणाली के प्राथमिक अंग हैं। वे रक्त को शुद्ध करने के लिए रक्त और बाहरी हवा के बीच गैसों के आदान प्रदान यानी गैस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, ने अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से पहली बार जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया का अवलोकन और वर्णन किया था। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान के प्रश्नों को। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो जो ओजोन परत है ये O3 गैस से बनी होती है। ओजोन परत समताप मंडल
जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी बोला जाता है, में पाई जाती है और यह ओजोन O3 गैस से बनी होती है। यह सूर्य की हानिकारक पाराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी सूर्य की जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है पीतल ब्रास जो है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी जिंक का एक मिश्र धातु है। तांबा और टिन का मिश्रण कांस्य यानी ब्रोंज कहलाता है। तांबा और टिन का जो मिश्रण है उसे ब्रोंज कहते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीफ की सारणी के संशोधित रूप पर आधारित है, जिसे हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या के बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह सामान्य बर्फ की तरह पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है और जो सब्सटेंस सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसलिए इसे शुष्क कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व यानी लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह सबसे हल्का या लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 1 होता है। अगला प्रश्न है जब एक अम्ल यानी एसिड और एक क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो इस प्रतिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक अम्ल जैसे HCl और एक क्षार जैसे NaOH प्रतिक्रिया करके एक लवण NaCl और जल यानी H2O बनाते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के प्रश्नों को। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। कौन था? तो यूरी गागरिन था। सोवियत संघ के यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा ऑर्बिट करने वाले पहले मानव बने। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है यह टंगस्टन का बना होता है। किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही अधिक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह उच्च तापमान पर बिना पिघले चमकता रहता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात यानी वैक्यूम में तय करता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का नियम किसने प्रतिपादित किया था?
तो ग्रेविटेशन का नियम जो है यह आइजक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया था। आइजक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया, जो बताता है कि ब्रह्मांड प्रत्येक कण हर दूसरे कण को द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल से आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का उपयोग भूकंप यानी अर्थक्वेक की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है यह अर्थक्वेक की तीव्रता या भूकंप मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर जो होता है यह बाइक वगैरह या गाड़ी में दूरी को मेजर करता है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर से किस चीज का मेजरमेंट किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंपीय तरंगों यानी सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है और रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष यानी रेनबो किस घटना के कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो है यह परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों से प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल रिफ्लेक्शन और अंत में वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार यानी वेट जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का भार सबसे अधिक जो होता है वह ध्रुवों पर होता है यानी कि एट द पोल्स। वस्तु का भार W=mg गुरुत्वाकर्षण बल G पर निर्भर करता है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी G का जो मान है वह अधिकतम होता है, जिससे भार भी अधिकतम होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर, और जो लोग भी नए हैं इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां से इम्पोर्टेंट PDF वगैरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ग्रुप में डाला हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।